नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कि अपने जो ये साइंस क्लास एंड जीके चैनल है, इस पर 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, लेकिन जो क्लासेस है वो बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी इन क्लासेस को लेना शुरू कर दें, और जितनी ज़्यादा संख्या में क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लेंगे उतना ही मोटिवेशन हमको मिलेगा, और जब हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम भी आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लाते रहेंगे, हम भी आप लोगों के लिए एक्टिव तरीके से काम करते रहेंगे। चलिए आज की क्लास को सीधा शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, या पहले की क्लास में मैंने एक टॉपिक शुरू किया था कि परमाणु प्रतिरूप। परमाणु प्रतिरूप के अंतर्गत 3 सिद्धांत आते हैं: द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, दूसरा हाइजेनबर्ग का सिद्धांत और तीसरा श्रोडिंगर समीकरण। तो द्वैत प्रकृति का सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूँ, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आज मैं शुरू कर रहा हूँ और आज के वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई गतिशील सूक्ष्म कण का हमको संवेग और स्थिति निकालनी हो तो वह यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी क्या कहता है उसको जरा देखना। हमारा कोई ये सूक्ष्म कण है और यह सूक्ष्म कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यह सूक्ष्म कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का जो मान है वह यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यह सिद्धांत कहता है कि कोई कण यदि सूक्ष्म कण गति करता है तो उस गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो सिद्धांत है यह केवल सूक्ष्म कण पे लगेगा। ऐसा क्यों, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, वीडियो में ही बात करेंगे। मतलब आगे थोड़ा सा जो है इसको समझ लेते हैं, उसके आगे बात करेंगे। केवल सूक्ष्म कण के लिए बात होगी, और ध्यान रखना गतिशील सूक्ष्म कण के लिए लागू होगा। सर ये स्थिर सूक्ष्म कण के लिए लागू क्यों नहीं होगा? तो पहले सिद्धांत को समझ लेते हैं, फिर बताता हूं। देखो, अब ऊपर परिभाषा दी हुई है, जरा देखें। किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी कोई गतिशील सूक्ष्म कण है तो उसका संवेग स्थिति यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसकी जो स्थिति का मान होगा, या इसकी जो स्थिति होगी वो एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट मान जो है नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। और इसका जो संवेग होगा उस संवेग का भी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल वेग की यहाँ पे बात की जाए, और यदि मैं किसी कण की या किसी वस्तु के वेग की बात करूं और उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन उस कण का वेग हम यथार्थता यानी एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। लेकिन हमको पता नहीं है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया है कि उसका वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये पता है उस कण को, लेकिन हमको नहीं पता। क्यों? हम पता भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते उस कण का। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं 9 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड या 9.5 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हम 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं निकाल सकते। ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकाल सकते।
तो यथार्थता से नहीं निकालने का जो तात्पर्य है वो ये है, इससे आप आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि हम किसी भी सूक्ष्म कण का जो स्थिति तथा संवेग है वो यथार्थता के साथ हम नहीं निकाल सकते, वो संभव नहीं है। चलिए देखिए, इसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। डिटेल में आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि संवेग तथा स्थिति, इन दोनों के मान को हम यथार्थता के साथ मान संभव नहीं। चलिए अब यहाँ पे अपने को समझना क्या है, समझना यह है कि हमको यथार्थता के साथ मान नहीं मिलेगा। इसका मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड है तो हमको क्या मिलेगा, 9 मीटर मिलेगा, 8 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा, या 9.5 मिलेगा, 9.6 या 8.5 मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन 10 मीटर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसके जो रियल मान है उसमें और जो प्राप्त हुआ है उसके मध्य कहीं ना कहीं हमको अनिश्चितता देखने को मिलेगी। अनिश्चितता का मतलब ये कि इसमें और इसमें कितना अंतर है, 1 मीटर प्रति सेकंड, इसमें और इसमें कितना अंतर है, 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी एग्जैक्ट नहीं मिला हमको, अनिश्चितता हमको देखने को मिली, कहीं ना कहीं त्रुटि कह सकते हो कि त्रुटि हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जो स्थिति में अनिश्चितता है डेल्टा एक्स कहेंगे, इनटू जो हमारा संवेग है उसमें जो अनिश्चितता है उनको डेल्टा पी कहेंगे। तो जो डेल्टा एक्स है और जो डेल्टा पी है, यानी स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल करेंगे हम संवेग में अनिश्चितता के से, तो इनका जो मान होगा वो बराबर होगा या बड़ा होगा किससे, h/4π से, यानी इन दोनों की अनिश्चितता का गुणनफल का मान h/4π के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने एक बात यहाँ पे नहीं लिखी कि यथार्थता के साथ निकालना संभव नहीं है, तो यहाँ पे संवेग एक ही समय पर ओके। तो यहाँ पे जो अनिश्चितता है, अनिश्चितता का जो गुणनफल हुआ है h/4π से या तो बड़ा होगा या उनके बराबर होगा। अब यहाँ पे यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये एक तरह का फॉर्मूला है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। यदि आप इसके बारे में आगे बात करते हैं, अभी केवल इतना ध्यान रखो। अब मैंने यहाँ पे गतिशील कण के लिए ही क्यों कहा उसको भी समझो। गतिशील कण के लिए इसलिए कहा, अगर कण यहाँ पर स्थिर हो गया, क्या हो गया, स्थिर, तो उसकी जो स्थिति है वो निश्चित हो जाएगी और संवेग 0 हो जाएगा। अगर कण ये है, ये कोई कण है, ये गति कर रहा है लेकिन ये निश्चित स्थिर हो गया, तो इसकी स्थिति निश्चित हो गई और संवेग 0 हो गया, यानी हमने यथार्थता के साथ मान निकाल लिया। लेकिन हम तो यथार्थता के साथ मान निकाल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब कभी भी सूक्ष्म कण स्थिर नहीं रहता है, हमेशा गति करता रहता है। चलिए, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि इस सूक्ष्म कण मैंने जो है गतिशील ही क्यों लिया। चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैं डेल्टा पी के बारे में बात करूंगा, तो आपको पता है पी बराबर क्या होता है, mv होता है। चलिए, यहाँ पर अगर मैं संवेग में अनिश्चितता के बारे में बात करूं कि संवेग में अनिश्चितता इन दोनों में से किसके कारण उत्पन्न हो सकती है, द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होगी या वेग के कारण उत्पन्न होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि द्रव्यमान हमेशा निश्चित होता है, तो फिर किसके कारण संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है, तो वेग के कारण संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। यानी ये कि कण का वेग भी अनिश्चितता के साथ ज्ञात किया जा सकता है, यानी डेल्टा पी जो है वो बराबर होगा m डेल्टा v के।
तो यहाँ से हमको डेल्टा पी का मान मिल जाता है। तो अब हम डेल्टा पी का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा पी बराबर या बड़ा कह सकते हो h अपॉन 4 पाई। अब यहाँ से m को मैं इधर ले जाता हूँ, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v, ये p v है, ये p नहीं है v है, ठीक है। डेल्टा v बड़ा या बराबर h अपॉन 4 पाई m, ये एक और फॉर्मूला आपको मिल जाता है। अब ये फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन आते हैं और इन फॉर्मूले को समझना क्यों है, याद क्यों रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई कण है जो गतिशील है और उसकी स्थिति में अनिश्चितता जो है आपको दी हुई है और आपसे कह रहा है कि उसका संवेग निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो उस जगह पे आप अनिश्चितता का मान यहाँ पे रख दोगे। एच प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान आपको बताया हुआ है। 4 पाई का मान निकाल सकते हो 22/7, 3.14 और 4 इस तरह। ये तो निश्चित, ये तो नियत है, इनका मान आप निकाल सकते हो। इनमें से जैसे स्थिति में अनिश्चितता का मान दिया होगा और संवेग निकालने को कह रहा होगा, तो इस फॉर्मूले को लगा देना, लेकिन इस साइन को नहीं लगाना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब हमको बराबर का ही उपयोग करना है। ओके, इज इक्वल्स टू का ही उपयोग करना है। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि हमारा संवेग का मान या संवेग में अनिश्चितता का मान दिया हुआ है किसी सूक्ष्म कण के लिए और स्थिति आपको निकालनी है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना। अगर यहाँ पे वेग में अनिश्चितता का मान दिया हुआ है, स्थिति निकालने कह रहा है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यदि स्थिति में अनिश्चितता का मान दिया है और वेग निकालने को कह रहे हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो सिद्धांत है ये सूक्ष्म कणों पर ही क्यों लागू हो रहा है, ये गतिशील कणों पे लागू क्यों, बड़े कणों पर लागू क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए 2 कण हो सकते हैं, एक तो बड़ा कण, ओके, एक तो क्या हो सकता है बड़ा कण, और एक हो सकता है छोटा कण। तो यहाँ पर यदि फोटोन से ऊर्जा एक बड़े कण को मिलती है, किससे, फोटोन से ऊर्जा एक बड़े कण को मिलती है, और उसी फोटोन से ऊर्जा एक छोटे कण को मिलती है, यानी h म्यू, ये भी कितनी है h म्यू, इतनी ही ऊर्जा एक छोटे कण को मिलती है फोटोन से। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा कण है जो क्या करने लग जाएगा, गति। तो आपको पता है कि जो सूक्ष्म कण है वह क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए यह ऊर्जा बहुत अधिक है, लेकिन इस बड़े कण के लिए यह ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए यह उसको झेल लेता है। तो यही कारण है कि जो है सूक्ष्म कण को फोटोन से ऊर्जा मिलती रहती है, उसकी स्थिति, वेग और संवेग परिवर्तित होते रहते हैं और कभी हम निश्चित मान नहीं निकाल सकते। लेकिन बड़े कण स्थिर भी रह सकते हैं और उनको फोटोन की ऊर्जा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी जो संवेग है, उनकी जो स्थिति है, उसका निश्चितता के साथ मान कभी ना कभी तो निकाला जा ही सकता है। जैसे स्थिर है तो साफ साफ पता है बड़े कण स्थिर रह सकते हो तो उनका संवेग 0 और स्थिति निश्चित, लेकिन छोटे कण को फोटोन से ऊर्जा मिलती रहती है, लेकिन वो उसको झेल नहीं पाते और अपनी उस ऊर्जा को प्राप्त करके प्रक्रिया या इफेक्ट उसका दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े कण जो होते हैं वो इसको झेल लेते हैं, तो वो उसका इफेक्ट दिखाते ही नहीं है, उनको इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। उनको भी फोटोन से ऊर्जा मिलती रहती है, लेकिन उनको उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं।